इंसानी दिमाग ना अगर ध्यान से देखा जाए तो एक ऐसे स्मार्टफोन की तरह है जिसमें बैकग्राउंड में लगातार बीसियों एप्स चल रही हैं। बहुत ही सटीक तुलना है ना? मतलब हम सबको ये लगता है कि जिंदगी के सारे छोटे बड़े फैसले हम पूरी तरह सोच समझ कर ले रहे हैं, एकदम प्योर लॉजिक के आधार पर, जबकि असलियत कुछ और ही है। बिल्कुल, असलियत ये है कि हमारा दिमाग अपनी एनर्जी बचाने के लिए लगातार शॉर्टकट्स ले रहा होता है। वो एक ऑटो पायलट मोड पर है और हमें पता भी नहीं है। सही बात है। जिस तरह स्मार्टफोन की बैकग्राउंड एप्स ना आपकी बैटरी ड्रेन करती हैं, वैसे ही हर छोटी चीज पर बहुत ज्यादा सोचना दिमाग की कॉग्निटिव एनर्जी को पूरी तरह निचोड़ सकता है। एनर्जी ड्रेन होती है। हाँ, तो इसीलिए विकास के दौरान यानी एवोल्यूशन में दिमाग ने ऐसे रास्ते निकाल लिए हैं जहां उसे सोचना ही ना पड़े। और समस्या तब शुरू होती है जब दूसरे लोग इस ऑटो पायलट सिस्टम को हैक करना सीख लेते हैं। और यही आज की इस गहरी चर्चा यानी हमारे इस डीप डाइव का सबसे बड़ा मकसद है। आज हमारे पास जो स्रोत हैं वो डॉक्टर रॉबर्ट सियाल्डिनी की बेहद मशहूर किताब इन्फ्लुएंस द साइकोलॉजी ऑफ परसुएशन पर आधारित है, जो कि अपने आप में एक मास्टरपीस है। बिल्कुल है। तो आज का हमारा मिशन ये समझना है कि मार्केटिंग, सेल्स और राजनीति से जुड़े लोग इंसानी दिमाग के इन्हीं छुपे हुए शॉर्टकट्स का फायदा आखिर कैसे उठाते हैं। और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि इन मनोवैज्ञानिक हथियारों से खुद को बचाया कैसे जा सकता है। सही कहा। लेकिन इस विश्लेषण में आगे बढ़ने से पहले मुझे लगता है एक बात पूरी तरह स्पष्ट करना जरूरी है। हाँ, मैं समझ रही हूँ आप किस तरफ इशारा कर रहे हैं। जी, मतलब आज हम जो भी उदाहरण देखेंगे, चाहे वो किसी पॉलिटिकल कैंपेन का हो, किसी बड़ी कॉरपोरेशन का या किसी एनजीओ का, हमारा मकसद किसी भी राजनीतिक विचारधारा का समर्थन या विरोध करना नहीं है। बिल्कुल नहीं। हम ना तो लेफ्ट विंग की तरफ हैं और ना ही राइट विंग या किसी कॉर्पोरेट एजेंडा का हिस्सा है। हाँ, हमारा पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ मानव मनोविज्ञान के उस सोर्स कोड को समझने पे है जो हर इंसान के अंदर एक जैसा काम करता है। एकदम सही। तो इस सोर्स कोड की शुरुआत आखिर कहाँ से होती है? दिमाग के इन शॉर्टकट्स को समझने के लिए ना सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि जानकारी प्रोसेस कैसे होती है। हाँ। अगर बायोलॉजी के नजरिए से देखें तो जानवरों में एक फिक्स्ड एक्शन पैटर्न होता है, और इंसानी दिमाग में भी वैसा ही एक क्लिकवेयर रिस्पॉन्स होता है। क्लिकवेयर? हाँ, ये बिल्कुल वैसा है जैसे किसी पुराने टेप रिकॉर्डर का बटन दबाते ही गाना बजने लगता है। मतलब क्लिक बटन दबाओ और बिना सोचे पूरा पैटर्न शुरू हो गया। कुछ ट्रिगर्स हमारे दिमाग से बिना सोचे ही हाँ बुलवा लेते हैं। इस मैकेनिज्म को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। जब इंसान जंगल में शिकार करता था ना, तब उसके पास हर आहट पर बैठकर सोचने का वक्त नहीं होता था। जाहिर है, शेर सामने हो तो आप सोचेंगे थोड़ी। बिल्कुल। शेर की आवाज सुनी और दिमाग ने बिना सोचे भागने का आदेश दे दिया। अब आज की आधुनिक दुनिया में शेर तो नहीं है, पर जानकारी का इतना बड़ा तूफान है कि दिमाग हर विषय पर पूरा विश्लेषण कर ही नहीं सकता। तो वो ट्रिगर्स पर निर्भर करता है। हाँ, और जो कंप्लायंस प्रोफेशनल्स होते हैं, जैसे बहुत निपुण सेल्समैन या मार्केटर्स, वो हमारे इन्हीं क्लिक व बटन्स को पहचान लेते हैं। इसका ना सबसे हैरान करने वाला उदाहरण मुझे हार्वर्ड की साइकोलॉजिस्ट एलन लैंगर की उस मशहूर जेरोक्स मशीन वाले प्रयोग में दिखता है। अरे हाँ, वो फोटोकॉपी मशीन वाला एक्सपेरिमेंट, वो बहुत दिलचस्प है ना? उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एक लाइब्रेरी में फोटोकॉपी मशीन की लंबी लाइन में खड़े लोगों के पास जाकर बस इतना कहा, एक्सक्यूज मी, मेरे पास 5 पेज हैं, क्या मैं मशीन यूज कर सकती हूँ? और जाहिर है सबने तो हाँ नहीं कहा होगा। नहीं, सिर्फ 60% लोगों ने हाँ कहा। लेकिन जब उन्होंने अपनी लाइन में एक छोटा सा बदलाव किया और कहा, क्या मैं यूज कर सकती हूँ क्योंकि मुझे जल्दी है, तो अचानक 94% लोगों ने अपनी जगह दे दी। हाँ, पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। इस प्रयोग का जो सबसे चौंकाने वाला हिस्सा था वो तीसरा टेस्ट था। अच्छा, तीसरे टेस्ट में क्या हुआ था? जब उन्होंने उसी लाइन में जाकर कहा, क्या मैं मशीन यूज कर सकती हूँ क्योंकि मुझे कॉपी करनी है। वेट, क्योंकि मुझे कॉपी करनी है? ये तो कोई कारण हुआ ही नहीं। वही तो, अगर थोड़ा सा भी ध्यान दिया जाए तो ये कोई वैलिड रीजन था ही नहीं। फोटोकॉपी मशीन की लाइन में खड़ा हर इंसान कॉपी ही करने खड़ा है। फिर भी हैरत की बात ये थी कि 93% लोगों ने हाँ कह दिया। बाप रे, 93%? हाँ, ये साबित करता है कि इंसान का दिमाग कितना ज्यादा ऑटोमेटिक हो चुका है। मतलब क्योंकि या बिकॉज शब्द इंसानी दिमाग के लिए किसी वीडियो गेम के चीट कोड की तरह काम करता है। एकदम सही शब्द इस्तेमाल किया आपने, चीट कोड। दिमाग का लॉजिक वाला हिस्सा इस शब्द को सुनते ही पूरी तरह से बाईपास हो जाता है। दिमाग बस ये सुनता है कि क्योंकि बोला गया है और वो तुरंत मान लेता है कि आगे जरूर कोई ठोस कारण दिया गया होगा।
वो आगे का वाक्य ठीक से प्रोसेस ही नहीं करता। बिल्कुल। और यही दिमाग की कॉग्निटिव लोड बचाने की कोशिश है। दिमाग शब्दों के अर्थ पर ध्यान देने के बजाय सिर्फ आवाज की संरचना पर ध्यान दे रहा है। एक पैटर्न फॉलो कर रहा है। हाँ, लो स्टेक सिचुएशन में जहाँ बहुत बड़ा नुकसान ना हो रहा हो, दिमाग कहता है इसने रीजन दिया है, बस हाँ बोल दो और आगे बढ़ो। तो अगर हमारा दिमाग इस हद तक ऑटो पायलट पर है, तो वो और कौन से ऐसे नियम हैं जिन्हें वो आंख मूंद कर मानता है? ऐसे कई नियम हैं जो समाज की बुनियाद से जुड़े हैं। जैसे? स्रोत में एक नियम का जिक्र है रेसिप्रोसिटी, यानी लेन देन या एहसान चुकाने का दबाव। अगर कोई हमें कुछ देता है तो दिमाग में अचानक एक अजीब सा मनोवैज्ञानिक कर्ज, एक साइकोलॉजिकल डेट पैदा हो जाता है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी का एक बहुत ही अटूट और प्राचीन हिस्सा है। वो कैसे? देखिए, विकास के दौरान इंसान को समझ आ गया था कि अगर समाज बनाकर रहना है तो एक दूसरे पर भरोसा करना होगा। इसलिए दिमाग में ये प्रोग्राम सेट हो गया कि किसी का कर्ज नहीं रखना है। अच्छा, इसीलिए सुपरमार्केट्स में वो फ्री सैंपल्स दिए जाते हैं? बिल्कुल। वो जो फ्री सैंपल्स मिलते हैं वो असल में फ्री बिल्कुल नहीं होते, वो दिमाग में वही कर्ज डाल देते हैं। हाँ। एक छोटा सा चीज का टुकड़ा या जूस का घूंट लेने के बाद इंसान को अचानक अजीब सी शर्म या गिल्ट आने लगती है और वो उस कर्ज को उतारने के लिए पूरा पैकेट खरीद लेता है, भले ही उसे उसकी जरूरत ना हो। रुकिए, इसी लेन देन वाले कॉन्सेप्ट में एक और टेक्निक का जिक्र है, रिजेक्ट देन रिट्रीट। हाँ, ये बहुत पावरफुल टेक्निक है। जैसे मान लीजिए किसी को 1000 रुपए उधार चाहिए, वो इंसान डायरेक्ट 1000 रुपए नहीं मांगेगा, वो पहले 5000 रुपए मांगेगा और सामने वाला नेचुरली मना कर देगा। हाँ, और फिर वो इंसान थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करते हुए कहेगा, अच्छा कोई बात नहीं, क्या 1000 दे सकते हो? अब यहाँ मेरी एक बहुत बड़ी उलझन है। बताइए, क्या उलझन है? क्या ये सिर्फ एक आम मोल भाव या बार्गेनिंग नहीं है जो सब्जी मंडी में या दुकानों पर हम रोज देखते हैं? इसमें ये मनोवैज्ञानिक कर्ज और मैनिपुलेशन कहाँ से आ गया? मैं समझाती हूँ। ये आम मोल भाव से पूरी तरह अलग है और यही इसका सबसे खतरनाक पहलू है। अच्छा। आम मोल भाव में दोनों पक्ष अपनी अपनी कीमत बताते हैं और बीच का रास्ता निकालते हैं, पर रिजेक्ट देन रिट्रीट में सामने वाले ने 5000 से 1000 पर आकर जानबूझकर एक कॉम्प्रोमाइज किया है। ओके। रेसिप्रोसिटी का नियम सिर्फ फिजिकल चीजों पर लागू नहीं होता, वो व्यवहार पर भी लागू होता है। जब एक इंसान ने आपके सामने झुककर कॉम्प्रोमाइज किया तो दिमाग तुरंत सिग्नल देता है कि इसने मेरे लिए एक फेवर किया है, अब मुझे भी अपनी जिद छोड़कर एक फेवर करना चाहिए। ओह, अब समझ आया। यहाँ मैथ्स या लॉजिक काम नहीं कर रहा, यहाँ उस रियायत का, उस कंसेशन का कर्ज काम कर रहा है। मतलब एहसान का बदला एहसान, चाहे वो एहसान सिर्फ सामने वाले का अपना दाम कम करना ही क्यों ना हो। बिल्कुल। पर एहसान चुकाने के अलावा इंसान में एक और बड़ी अजीब सी जिद होती है, अपनी ही बात पर टिके रहने की जिद, जिसे कमिटमेंट और कंसिस्टेंसी कहा गया है। हाँ, हर इंसान को समाज में एकदम कंसिस्टेंट दिखना पसंद है। क्योंकि जो लोग बार बार अपनी बात बदलते हैं उन्हें समाज दोगला, कमजोर या बेवकूफ मानता है ना? बिल्कुल। और इसी डर का फायदा उठाया जाता है। अगर किसी ने एक बार पब्लिक में या अपने दोस्तों के बीच किसी विचारधारा या पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर दिया ना, तो बाद में अगर उस पार्टी की बड़ी गलतियां भी सामने आती हैं तो वो उसे डिफेंड करने लगते हैं। बिल्कुल। दिमाग उस फैसले को गलत मानने से इनकार कर देता है। वो नए नए बहाने ढूंढेगा, नए आर्ग्यूमेंट्स लाएगा ताकि उसकी खुद की कंसिस्टेंसी बनी रहे। इंसान आसानी से ये नहीं कह पाता कि मैं कल गलत था। और इसी का फायदा सेल्समैन फुट इन द डोर टेक्निक में उठाते हैं। वो पहले एक बहुत छोटी सी आसान सी हाँ बुलवाते हैं, जैसे कि कोई पिटिशन साइन करवाना। हाँ, जैसे रास्ते में कोई एनजीओ वाला रोककर पूछे कि आप पर्यावरण और पेड़ पौधों को बचाना चाहते हैं। अब इस पर कौन ना कहेगा? हर कोई हाँ ही कहेगा। बस वहां एक छोटा सा कमिटमेंट हो गया। फिर ठीक एक हफ्ते बाद वही लोग आएंगे और उस एनजीओ के लिए 5000 रुपए का डोनेशन मांगेंगे। और अगर अब मना किया तो इंसान को अपने अंदर ही हिपोक्रेट या दोगला महसूस होने लगता है। वो छोटी सी हाँ एक ऐसे जाल में फंसा देती है जहां से बाहर आना ईगो पर चोट लगने जैसा है। लेकिन सोचिए तब क्या होता है जब इंसान अकेले में कोई फैसला नहीं ले पाता, जब उसे समझ ही नहीं आता कि किसी नई सिचुएशन में कंसिस्टेंट कैसे रहना है। तब क्या होता है? ऐसी दुविधा के समय दिमाग एक नया शॉर्टकट अपना लेता है। वो भीड़ को देखने लगता है। इसे सोशल प्रूफ या सामाजिक प्रमाण कहते हैं। मतलब दूसरों की नकल करना। हाँ, जब हमें नहीं पता होता कि क्या सही है, हम मान लेते हैं कि जो बाकी सब कर रहे हैं वही सही होगा। यार, ये सोशल प्रूफ मुझे हमेशा घने कोहरे में गाड़ी चलाने जैसा लगता है।
जब सड़क पर आगे का रास्ता बिल्कुल नहीं दिखता तो हमारी आंखें सिर्फ आगे वाली गाड़ी की लाल टेल लाइट्स ढूंढती हैं। बहुत ही बढ़िया उदाहरण है ये। बस उस लाल रोशनी का पीछा करने लगते हैं बिना ये सोचे कि हो सकता है वो आगे वाली गाड़ी गलत रास्ते पर जा रही हो या किसी खाई में गिरने वाली हो। और मार्केटर्स को ये बात बहुत अच्छे से मालूम है। इसीलिए किसी रेस्टोरेंट के बाहर जानबूझकर लंबी लाइन लगवाई जाती है ताकि दिमाग तुरंत कहे वहाँ का खाना जरूर अच्छा होगा। या फिर कॉमेडी शोज में वो नकली हंसी यानी लाफ ट्रैक। हाँ, वो पीछे जो हंसी बजती है, उस नकली हंसी को सुनकर दिमाग को सिग्नल मिलता है कि देखो भीड़ हंस रही है, मतलब जोक अच्छा है, अब हंसना चाहिए। फेक रिव्यूज और बेस्ट सेलर के टैग्स दिमाग के आगे यही नकली टेल लाइट्स जला देते हैं। ये बातें सुनने में मामूली लगती हैं, पर इस सोशल प्रूफ का एक बेहद खौफनाक और जानलेवा पहलू भी है ना? हाँ, जिसे मनोविज्ञान में बाईस्टैंडर इफेक्ट कहा जाता है। किटी जेनेवीज का उदाहरण वो इस किताब का सबसे दर्दनाक और आंखें खोल देने वाला किस्सा है। बिल्कुल। न्यूयॉर्क की एक सड़क पर इस लड़की का एक आदमी ने मर्डर किया। और ये कोई ऐसी घटना नहीं थी जो चुपचाप हुई हो। मैंने पढ़ा है लगभग 38 लोगों ने अपनी खिड़कियों से इस पूरी घटना को देखा, उसकी चीखें सुनी। और सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि किसी एक इंसान ने भी पुलिस को फोन तक नहीं किया। ये सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मतलब 38 लोग एक साथ, 38 लोग इतने पत्थर दिल कैसे हो सकते हैं कि किसी को मरता हुआ देखें और एक फोन कॉल भी ना करें? और यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। क्या मतलब? वो लोग पत्थर दिल या क्रूर नहीं थे। वहाँ दिमाग का एक फिनोमिनन काम कर रहा था जिसे प्लूरलिस्टिक इग्नोरेंस कहा जाता है। प्लूरलिस्टिक इग्नोरेंस, ये क्या होता है? ध्यान से समझिए। जब वहाँ शोर हुआ तो लोग खिड़की पर आए। हर इंसान डाउट में था कि आखिर सड़क पर हो क्या रहा है। उन्होंने अपनी खिड़की से देखा कि दूसरे पड़ोसी भी खिड़की पर खड़े हैं। अच्छा, सब एक दूसरे को देख रहे थे? हाँ, अब क्योंकि हर कोई सिर्फ दूसरों का रिएक्शन देख रहा था और सब चुपचाप खड़े थे ताकि पैनिक ना हो, तो हर किसी के दिमाग ने ये निष्कर्ष निकाला कि कोई और रिएक्ट नहीं कर रहा, मतलब शायद ये कोई आम झगड़ा है, कोई इमरजेंसी नहीं है। ओह माय गॉड। अगर एक अकेला इंसान वहाँ होता तो शायद तुरंत पुलिस को कॉल करता, पर भीड़ ने, एक दूसरे को देखने की इस आदत ने उनके दिमाग को पैरालाइज कर दिया। सबने अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर डाल दी। तो इसका मतलब ये है कि जब हम भीड़ में होते हैं तब हमारा दिमाग खुद सोचने के बजाय दूसरों के एक्शंस को ही अपना लॉजिक मान लेता है। बिल्कुल। लेकिन हम सिर्फ अनजान भीड़ का ही पीछा नहीं करते, हम उन लोगों की बातों में सबसे जल्दी आते हैं जिन्हें हम पर्सनली पसंद करते हैं। हाँ, लाइकिंग का ये नियम बहुत दिलचस्प है। टपरवेयर की पार्टियां इसका सबसे सटीक उदाहरण है ना? एकदम सही। टपरवेयर मॉडल आम रिटेल से पूरी तरह अलग इसलिए है क्योंकि वहाँ कोई बेचेहरा कंपनी अपना सामान नहीं बेच रही होती। वहाँ एक दोस्त अपने ही दोस्तों को अपने घर बुलाती है। और जब लोग वहाँ खरीदारी करते हैं तो उनके दिमाग में प्रोडक्ट की क्वालिटी नहीं होती, वो असल में उस दोस्त की मेहमान नवाजी का एहसान चुका रहे होते हैं और उस दोस्त के और अपने बीच का रिश्ता बचा रहे होते हैं। मार्केटर्स को बहुत अच्छे से पता है कि लोग अनजान ब्रांड्स को ना बोल सकते हैं, पर किसी अपने दोस्त को ना बोलना मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत मुश्किल होता है। और ये लाइकिंग सिर्फ दोस्ती तक सीमित नहीं है, इसमें 3 और बड़े फैक्टर काम करते हैं। पहला है हेलो इफेक्ट, है ना, यानी किसी के रूप या फिजिकल अट्रैक्टिवनेस का असर। हाँ, हमारा दिमाग ये अजीब सा शॉर्टकट लेता है कि जो खूबसूरत दिखता है वो ऑटोमेटिकली ईमानदार, समझदार और अच्छा इंसान होगा। इसलिए एड्स में हमेशा आकर्षक मॉडल्स का इस्तेमाल होता है। और दूसरा फैक्टर है सिमिलैरिटी या समानता। हम उन लोगों पर आसानी से भरोसा कर लेते हैं जो हमारे जैसे दिखते हैं, हमारी जैसी भाषा बोलते हैं या हमारे बैकग्राउंड से आते हैं। एक चतुर सेल्समैन किसी से भी बात करते ही तुरंत कोई ना कोई झूठी सिमिलैरिटी ढूंढ निकालेगा। अरे आप उस शहर से हैं, मेरी तो पढ़ाई वहीं से हुई है। हाँ, मैंने भी ये नोटिस किया है। और तीसरा है कॉम्प्लीमेंट्स या तारीफ। इंसान की फितरत ऐसी है कि वो तारीफ का इतना भूखा होता है कि झूठी और बनावटी तारीफ सुनकर भी वो सामने वाले को पसंद करने लगता है। और इसी पसंद और समानता को डॉक्टर सियाल्डिनी ने अपने नए संस्करण में एक और गहरे नियम से जोड़ा है। अच्छा, वो नया नियम कौन सा है? जिसे 7वां सिद्धांत यानी यूनिटी या एकता का नाम दिया गया है। ये लाइकिंग से एक कदम आगे की चीज है। लाइकिंग से भी आगे? हाँ, लाइकिंग का मतलब है ये इंसान मेरे जैसा है, पर यूनिटी का मतलब है ये इंसान हम में से एक है। ये एक शेयर्ड आइडेंटिटी या साझा पहचान पर आधारित है। मतलब अपना कबीला या ट्राइब। बिल्कुल। जब कोई व्यक्ति, चाहे वो कोई बड़ा नेता हो या कोई चालाक मार्केटर, खुद को किसी ट्राइब का हिस्सा बताता है, जैसे एक ही धर्म, एक ही जाति या एक ही राष्ट्र,
तो दिमाग के सारे लॉजिक वाले ताले खुल जाते हैं। क्योंकि विकास के दौरान अपने कबीले को बचाना हमारी एक बायोलॉजिकल जरूरत रही है। हाँ, इसलिए जब कोई अस यानी हम की बात करता है तो हम बिना किसी तर्क के उस पे भरोसा कर लेते हैं। यूनिटी की बात समझ आती है, पर इसका बिल्कुल उल्टा एक और हथियार है जिसका दिमाग पर शायद सबसे खतरनाक असर होता है। वो है अथॉरिटी, यानी किसी की वर्दी या ओहदे की ताकत। ये बहुत ही पावरफुल है। बचपन से हमें हर कहानी में यही सिखाया जाता है कि अथॉरिटी जैसे टीचर, डॉक्टर या पुलिस की बात हमेशा माननी चाहिए, उस पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। इसलिए जब भी हम किसी को सफेद लैब कोट, किसी यूनिफॉर्म, यहाँ तक कि एक महंगे सूट में देखते हैं तो हमारा दिमाग सवाल करना बंद कर देता है। टूथपेस्ट के एड्स में जो एक्टर अचानक एक डॉक्टर का कोट पहनकर आ जाते हैं, वो इसी ब्लाइंड अथॉरिटी के ट्रिगर को दबा रहे होते हैं। और दिमाग की इस अथॉरिटी को मानने की मजबूरी को समझने के लिए स्टैनली मिलग्राम के उस प्रसिद्ध एक्सपेरिमेंट को देखना जरूरी है। उफ, मिलग्राम एक्सपेरिमेंट? ये साइकोलॉजी के इतिहास का सबसे विवादित और डरावना एक्सपेरिमेंट माना जाता है। हाँ, उन्होंने आम लोगों को एक कमरे में बुलाया। वहाँ एक डॉक्टर यानी एक अथॉरिटी फिगर सफेद कोट में खड़ा था, और उस डॉक्टर ने उन आम लोगों को आदेश दिया कि सामने कुर्सी पर बैठे एक अनजान इंसान को इलेक्ट्रिक शॉक दें जब भी वो किसी सवाल का गलत जवाब दे। जैसे जैसे शॉक का वोल्टेज बढ़ाया गया, वो सामने वाला इंसान जो असल में एक एक्टर था, दर्द से चीखने लगा, रोने लगा और शॉक रोकने की भीख मांगने लगा। और जो लोग शॉक दे रहे थे वो अंदर से पूरी तरह घबरा रहे थे, पसीने से तर थे, वो शॉक देना बंद करना चाहते थे। उन्होंने डॉक्टर से रुकावट के लिए पूछा भी, पर उस अथॉरिटी फिगर ने बहुत ही आराम से सिर्फ इतना कहा, एक्सपेरिमेंट पूरा करने के लिए आपका आगे बढ़ना जरूरी है। और नतीजा क्या रहा? 65% आम लोगों ने उस अथॉरिटी के दबाव में आकर उस अनजान रोते हुए इंसान को मैक्सिमम यानी जानलेवा 450 वोल्ट का शॉक दे दिया। ये सोचकर दिमाग घूम जाता है कि क्या इंसान अंदर से वाकई इतना क्रूर और राक्षस है। यही तो इस पूरे एक्सपेरिमेंट का सबसे चौंकाने वाला निष्कर्ष था। ये लोग क्रूर नहीं थे, उनका ज़मीर उन्हें रोक रहा था। फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि यहाँ बचपन से सिखाई गई ओबीडियंस टू अथॉरिटी यानी आदेश का पालन करने की वो गहरी प्रोग्रामिंग काम कर रही थी। जब सामने कोई निश्चित अथॉरिटी फिगर होता है तो इंसानी दिमाग अपने फैसलों की नैतिक जिम्मेदारी उस अथॉरिटी पर डाल देता है। मतलब उन्हें लगा कि जिम्मेदारी डॉक्टर की है। बिल्कुल, उन 65% लोगों को लगा कि मैं तो सिर्फ आदेश मान रहा हूँ, जिम्मेदारी इस डॉक्टर की है। उनका अपना ज़मीर अथॉरिटी के सामने आत्मसमर्पण कर देता है। ये क्रूरता नहीं बल्कि स्ट्रक्चर के आगे दिमाग का झुक जाना है। बाप रे! और जब ये सारे शॉर्टकट्स, चाहे वो एहसान का कर्ज हो, भीड़ का दबाव हो या अथॉरिटी का आदेश, काम करना बंद कर दें, तब मनोविज्ञान का एक आखिरी हथियार निकल कर आता है, डर। फियर, कुछ खो देने का खौफ, जिसे स्केर्सिटी या कमी कहते हैं। इंसान की फितरत ऐसी है कि जो चीज़ हर जगह भारी पड़ी है, आसानी से मिलती है, उसकी कभी कदर नहीं होती। पर जैसे ही कोई चीज़ लिमिटेड या कम होने लगती है, दिमाग में उसकी वैल्यू अचानक 10 गुना बढ़ जाती है। ई-कॉमर्स वेबसाइट्स पर हम रोज देखते हैं, ओनली 2 आइटम्स लेफ्ट इन स्टॉक या सेल एंड्स इन 10 मिनट्स। ये छोटे छोटे टैग्स दिमाग में एक जोर का फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट पैदा करते हैं। इसके पीछे भी वही पुरानी एवोल्यूशनरी बायोलॉजी है। हजारों साल पहले जब खाना या संसाधन कम होते थे तो जो उन्हें जल्दी नहीं झपटता था वो मारा जाता था। तो स्केर्सिटी आज भी हमारे दिमाग में एक आपातकालीन अलार्म बजा देती है। हाँ, और इस इमरजेंसी में दिमाग की सोचने, समझने और विश्लेषण करने की क्षमता लगभग बंद हो जाती है। दिमाग में एक फिजिकल पैनिक शुरू हो जाता है और वो तुरंत एक्शन लेने पर मजबूर हो जाता है। ये ना बिल्कुल किसी हॉलीवुड एक्शन फिल्म में दिखाए जाने वाले उस टिकिंग टाइम बॉम्ब की तरह है। जब बॉम्ब का टाइमर 10, 9, 8 दिखाता है तो आसपास के लोग अचानक पैनिक में आ जाते हैं। अफरा तफरी मच जाती है। हाँ, किसी के पास रुककर सोचने का वक्त ही नहीं बचता कि क्या ये तार काटना ठीक रहेगा, बस किसी भी तरह से काटना होता है। स्केर्सिटी दिमाग के अंदर वही टाइमर चला देती है। एकदम सही। पर एक चीज जो मुझे सबसे हैरत अंगेज लगी वो ये कि स्केर्सिटी सिर्फ डिस्काउंट्स या किसी महंगे फोन के लिमिटेड स्टॉक तक सीमित नहीं है। ये आजादी पर भी उतनी ही तेजी से काम करती है। बहुत सही पॉइंट पकड़ा आपने। जब स्कैसिटी को जानकारी और आजादी के साथ जोड़ा जाता है तो उस फिनोमिनन को साइकोलॉजिकल रिएक्टेंस कहते हैं। ये क्या होता है?
इंसान की ये मूल फितरत है कि जब भी उससे उसकी कोई आज़ादी छीनी जाती है या उस पर पाबंदी लगाई जाती है तो वो उस आज़ादी को और भी ज़्यादा आक्रामक रूप से पाना चाहता है। जैसे रोमियो और जूलियट का प्यार। बिल्कुल, रोमियो और जूलियट का प्यार शुरू में शायद एक आम अट्रैक्शन ही रहा हो, पर जैसे ही उनके परिवारों ने उन पर पाबंदी लगाई, उन्हें एक दूसरे से मिलने से रोका, उनका वो प्यार एक इंटेंस जानलेवा जुनून बन गया। इसीलिए इसे रोमियो एंड जूलियट इफेक्ट कहते हैं। हाँ, यही वजह है कि अगर किसी किताब को सरकारी तौर पर बैन कर दिया जाए या किसी फिल्म को थिएटर्स से उतार दिया जाए तो लोग कैसे भी करके छुपकर उसे ढूंढकर पढ़ते और देखते हैं। जो चीज छीनी जाती है दिमाग उसे अचानक सबसे सच्ची और कीमती चीज मान लेता है। एकदम सही। पर यार, अगर हमारे दिमाग में ऐसी इतनी सारी कमजोरियां, इतने सारे बैकडोर एक्सप्लॉइट्स खुले हुए हैं कि कोई एक क्योंकि बोलकर या एक नकली यूनिफॉर्म पहनकर या एक उल्टी गिनती वाला टाइमर लगाकर हमारे फैसले बदल सकता है, तो आखिर इस पूरे जाल से बचने का रास्ता क्या है? डॉक्टर सियाल्डिनी इन सभी मनोवैज्ञानिक हथियारों से बचने का सिर्फ एक ही सबसे असरदार तरीका सुझाते हैं: जागरूकता, अवेयरनेस। बस जागरूकता। हाँ, जब तक आपको पता नहीं है कि आपके साथ कोई ट्रिक खेली जा रही है, तब तक आप उसके गुलाम हैं। लेकिन जैसे ही आपको इसका ज्ञान होता है, दिमाग का कंट्रोल वापस आपके पास आने लगता है। तो प्रैक्टिकली क्या करना चाहिए? जब भी कभी आपको अचानक किसी चीज को खरीदने की बेहद तेज तलब हो, जल्दबाजी का दबाव महसूस हो या बिना सोचे किसी आदेश को मानने की इच्छा हो, तो वहां एक लंबी सांस लेना जरूरी है। अपने दिमाग के उस ऑटो पायलट मोड को 1 सेकंड के लिए पॉज करना। बिल्कुल, और पूरी ईमानदारी से खुद से पूछें, क्या मैं सच में ये डिसीजन अपनी मर्जी से ले रही हूँ या फिर ये किसी और के द्वारा पैदा किए गए सोशल प्रूफ, अथॉरिटी या स्कैर्सिटी के डर का नतीजा है? जब हम इन क्लिक वाले मोमेंट्स को पहचानना शुरू कर देते हैं, तभी हम उस ऑटोमेटिक वेयर को रोक सकते हैं। और यही सबसे बड़ी जीत है। ये जागरूकता वाकई एक पावरफुल हथियार है। लेकिन इस पूरे सोर्स मटेरियल और विश्लेषण को समझने के बाद ना, एक ऐसी बात है जो मेरे जहन में डीपली अटक गई है। क्या बात? और ये एक ऐसी चीज है जो शायद किताब के दायरे से बाहर जाती है। देखिए, अगर इंसानी दिमाग एनर्जी बचाने के लिए इन सारे शॉर्टकट्स पर निर्भर रहने के लिए ही बायोलॉजिकली प्रोग्राम्ड है, हाँ, और आज हम एक ऐसी डिजिटल दुनिया में जी रहे हैं जहां पावरफुल एल्गोरिदम्स, सोशल मीडिया और एआई हमें लगातार और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन, टारगेटेड एड्स और ट्रिगर पॉइंट से फीड कर रहे हैं। ये एक बहुत ही डरावना सच है। तो क्या आने वाले वक्त में हमारी अपनी मर्जी यानी हमारी फ्री विल पूरी तरह से सिर्फ एक भ्रम बनकर रह जाएगी? ये सोचने वाली बात है। क्या हम आगे चलकर सच में अपने फैसले खुद ले रहे होंगे या हम बस बैकग्राउंड में चल रही उन इनविजिबल एप्स और स्क्रिप्ट्स के गुलाम बन जाएंगे जिन्हें कोई और कहीं और बैठकर कंट्रोल कर रहा है? ये वाकई एक ऐसा सवाल है जिस पर हमें गहराई से सोचने की जरूरत है। बिल्कुल। सुनने वालों के लिए या कहूं तो हम सब के लिए ये एक ऐसी डरावनी और गहरी सोच है जिस पर आराम से बैठकर खुद से सवाल करने की बहुत जरूरत है। आज की इस गहरी चर्चा को यहीं विराम देते हैं।